नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बिजली जो हर घर परिवार की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन इसी बड़ी जरूरत पर ही एक्स्ट्रा भार की मार पड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे राज्य में पड़ोसी राज्यों से काफी महंगी बिजली है? आज कुछ इसी तरह विधानसभा में भी बिजली का मुद्दा गूंजा और विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। साथ ही बिजली पर टैक्स को जजिया कर की संज्ञा तक दे डाली। विपक्ष ने महंगी बिजली खरीद के साथ भ्रष्टाचार के भी जमकर आरोप लगाए। अब सभी की नजरें कल सदन में ऊर्जा मंत्री के जवाब पर टिकी है, लेकिन ये बात तो सही है कि आम उपभोक्ता पर बिजली के बिल की मार पड़ रही है। बिजली के बिलों ने आमजन की जेब पर भार डाला हुआ है। कोरोना काल के साथ आई तंगी के बावजूद बिजली के बिलों ने आमजन का पसीना छुड़ा रखा है। जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उसके बारे में अगर आपका वक्तव्य आएगा तो सही स्थिति राजस्थान के कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। मेरा आरोप है जानबूझकर कोयला आपूर्ति की कमी की गई, हमारे थर्मल पावर बंद किए गए, जानबूझकर निजी विद्युत उत्पादन कंपनी से जो एमओयू किया है उससे पूरा विद्युत लिया नहीं इन्होंने। आपने बिजली में कटौती करके एक जघन्य अपराध किया है। आप गुमराह क्यों करते हैं? आप कृषि बिजली की दरों में 5 वर्ष से कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो पसीना छुड़ाए बिजली, आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी है। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता, और साथ ही डीपी चरानिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व चीफ इंजीनियर है। बहुत स्वागत है सर आप सभी का बिग फाइट लाइव में। पंकज जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के विधायक। लेकिन बिजली का ये जो करंट है, जो बिलों का करंट है, लगातार बढ़ती दरों का करंट है, वो आम जन के लिए बहुत परेशानी बनकर आया है। देखिए, बिल्कुल श्वेता, सबसे विपक्ष बड़ी के चीज तौर है। पर भी कितने मुद्दे आप लोगों ने इससे लेकर उठाए और क्या राहत की उम्मीद करें आम जन? नहीं, देखिए, राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती इस सरकार से, क्योंकि आप देखें तो पिछली जो सरकार थी 2008 में आई थी, 8 से लेकर के 13 की जो सरकार थी, उसमें जो है टोटल 17,000 करोड़ रुपए का घाटा था, जिसको सरकार 5 साल के अंदर 85,000 करोड़ रुपए जो है उस घाटे को लेकर के चले गई। तो अब ये जो चीजें हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी इन्हीं चीजों की है कि ये घाटा बढ़ता क्यों है। इन घाटों का यदि आप देखें तो मुझे बड़ी अचंभित बात है। देखिए, सप्लाई नहीं होना, बिजली नहीं मिलना, और सबसे बड़ी चीज है कि जब 27 अगस्त को आपने केंद्र सरकार के ऊर्जा से निगम जो है उससे आपने जो एमओयू किया वो ₹2.77 और ₹2.78 में किया, और यहाँ जो जनता को बिजली दे रहे हैं वो ₹9.10 में भी जो है वसूल नहीं हो पा रही है। तो ये जो बात कही है, जो हमारे उपनेता हैं विधायक दल के, उन्होंने बहुत सही बात कही थी कि जिस तरीके का लूट खसोट जो मची हुई है, मैं उस चीज की जो है एक बानगी आपके सामने लेकर के आया हूं कि जिस बानगी को यदि आप देखेंगे तो आज ही इस पेपरों में बड़ा बड़ा छपा, और इसकी ऐसी नहीं है कि पहली बार है, ये पिछले 6 महीने पहले जांच हुई थी। उन्हीं व्यक्ति को उसी जगह पर लगा करके ट्रांसफार्मर में जिस तरीके से पास जो ट्रांसफार्मर था उसको फेल कर दिया गया, और जो फेल था उसको पास कर दिया गया, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि वो जो कार्रवाई यदि होनी है तो जितने हाथ, यदि आप कहेंगे कि यदि पुलिस के अंदर हाथ हो तो कहां हाथ लगाए, कि लोगों ने कहा कि जिनका हाथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके जो ब्लॉगर हैं अजमेर से, उन्होंने कहा कि जो है सीएमआर से हाथ जुड़े हुए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि लगातार ऐसे जो लोगों के हाथ है वो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ हैं। इस कारण से लगातार जो है बिजली के जो चीजें हैं वो दुखदाई दे रही हैं। दूसरी बात आ रहा हूं, दूसरी बात और आ रहा हूं, जो व्यक्ति अपने घरों पर सोलर पावर लगा रखी है, उन लोगों को भी अब तक तो यह था कि बेचारा कॉस्ट अपनी जेब से भर रहा है, सब कुछ अपनी जेब से भर रहा है। सरकार जो है ₹9 में बिजली दे रही है, ₹3.10 में बिजली ले रही है, और उस पर भी आप देखिए कि उन्होंने कहा कि अब जो आप बिजली थोड़ी सी भी एक्सेसिव हो गई तो उस पर 60 पैसे प्रति यूनिट एक्साइज ड्यूटी हम वसूलेंगे। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या परेशानी है? अभी जो पंकज जी ने कहा कि देखिए सरकारें भी आती हैं, हर सरकार में एक समस्या बिजली को लेकर बनी रहती है, आम जन को राहत कहीं से नहीं मिलती, भले ही कुछ भी किया जाए। इंटेंशनली ये सब होता है या फिर सरकारों के हाथ में है, इसे दुरुस्त किया जा सकता है? क्योंकि राजस्थान को लेकर हम बात करते हैं तो नजर दूसरे राज्यों पर भी जाती है कि वहां अगर कम है तो हम क्यों ज्यादा दें, क्यों ज्यादा दे रहे हैं? दो राय नहीं है, भाजपा और कांग्रेस दोनों की दोनों जनता को लूट रही है। आज ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो आम आदमी को सुलभ होना चाहिए, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे गैस है। तीनों सेक्टर में इन लोगों ने लूट मचा के रखी है बेहिसाब। भारतीय जनता पार्टी ने पहले एमओयू करे हुए,
फोकट में बिजली कंपनियों को 9-9 हजार करोड़, 50-50 हजार करोड़ जो है वो भुगतान कर रही है। किस बात का भुगतान कर रही है? वो पढ़ तो नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी अकेली घर में रहती है, उसका 250 रुपए का तो बिल आता है बिजली कंजम्पशन का, और 450 रुपए वो देती है स्थायी शुल्क के मासिक। 450 रुपए स्थायी शुल्क मासिक देती है। तो ये लूट नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं? कहने को कहते हैं हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, कहां किसको बिजली दे रहे हैं? आज ये एमओयू करके 17 रुपए यूनिट बिजली खरीदते हैं। जब आपका पावर प्लांट, ये मैं आपको बताऊं, इतनी है अडानी के साथ इनकी दोस्ती इतनी गहरी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस वाले हो, वो उनके पावर प्लांटों को बंद करवाते हैं। हमारे जो सरकारी पावर प्लांट है उनको बंद करवाते हैं और उनकी बिजली महंगी खरीदने के लिए सेटिंग होती है इनकी, और उसमें बहुत बड़ा कमीशन है। मैं आपको कहता हूं आज बिजली डिपार्टमेंट में इतना चोर खाता है इसलिए कह रहा हूं, इतना बेहिसाब तो मेटेरियल खरीदते हैं। आप केंद्र की बात कर रहे हैं कि वहां से हो सकता है सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन। अरे राजस्थान में भी हो सकता है। राजस्थान वाले, दिल्ली वाले ने कैसे कर रखा है? हिमाचल वाला क्यों 2.5 रुपए दे रहा है यूनिट के अंदर? उत्तराखंड, गोवा भी तो दे रहे, उत्तराखंड में दे रहे, क्यों दे रहे? वो लोग वो दे सकते हैं, आपका पड़ोसी दिल्ली दे सकता है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? यही हाल। रामनारायण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनारायण मीणा जी, विधायक कांग्रेस के। रामनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। रामनारायण जी, जो बिजली का करंट है आम जन को परेशान कर रहा है, राहत आखिर कब मिलेगी? सरकारें क्यों नहीं करती? सवाल इसलिए भी उठता है जब हम आसपास के राज्यों में देखते हैं वहां पर दरें कम है, फिर राजस्थान की जनता ने क्या गलती कर दी? क्यों यहां पर नहीं है कि कम की जा सके, थोड़ी राहत मिल सके? कोरोना काल के बाद भी किस तरह से स्थितियां और बिगड़ी हैं, लेकिन राहत कहीं से नहीं मिल रही है, सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। क्या सरकार की भी कोई मजबूरी है क्या? श्वेता जी, ये बात सही है। श्वेता जी, ये बात सही है जी कि बिजली की कम दर होनी चाहिए और ज्यादा इतना सब्सिडाइज गवर्नमेंट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीब व्यक्ति दे नहीं पा रहा कोरोना के बाद में, इसमें कोई संकट नहीं है, बिल्कुल साफ कर रही है। लेकिन हिमाचल में, राजस्थान में बहुत अंतर है। यहाँ पन बिजली घर नहीं है। हिमाचल में कोयले की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पानी से बिजली बनती है, हाइड्रो बिजली बनती है। हमारे यहाँ कोयले से बनती है। अब संकट ये है कि जिन अडानी महोदय की बात कर रहे थे, अडानी महोदय किसके मित्र है? पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड जानता है। विश्वव्यापी, विश्व की जिस व्यक्ति को ख्याति है, उसके कैसे पावर प्लांट चले? उसको तो दे रहे हैं भारत सरकार कोयला, उसको तो दे रही है खदाने, और उसमें पार्टनरशिप दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो ये जो भारत सरकार की पूंजीवादी पूंजीकरण की जो नीति है, उसके कारण हमारे स्टेट के थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला नहीं मिल रहा, जबकि हमारे मंत्री गए हैं, दिल्ली गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा बकाया तो गवर्नमेंट के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक गारंटी लेकर के दे सकते हैं या देते आए पहले। अब जानबूझ करके ये बहाना बना करके स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन करना ये है कि जिन अडानी साहब के कोयला दे रहे, निजी बिजली को कोयला क्यों दे रहे हैं, सरकारी को क्यों नहीं दे रहे हैं? रामनारायण जी, आज विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हमारे समय में तो 15,000 करोड़ का घाटा था और ये घाटा अब 86,000 करोड़ का पहुंच गया है इस सरकार में। घेरा है आज सत्ता पक्ष को उन्होंने। वो उनके टाइम पे जितना घाटा बढ़ा है शायद कभी नहीं बढ़ा, कभी नहीं बढ़ा। ये तो मंत्री लोग जवाब देंगे क्योंकि सरकार मंत्री लोग चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज के आधार पर अर्ज कर रहा हूँ कि जिन महाशय का नाम ये ले रहे हैं वो किसके वर्ल्ड व्यापी पता है कि प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक है, उसको तो कोयला मिल रहा है और सरकारी एजेंसी को कोयला नहीं मिल रहा। राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए जो कुछ नाटक हो रहा है भारत सरकार के द्वारा, वो रुकना चाहिए। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं इंटेंशनली किया जा रहा है, राजस्थान सरकार के साथ इंटेंशनली किया जा रहा है। अगर मदद की जा सकती है केंद्र की तरफ से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कोयला को लेकर, आप ये कह रहे हैं कि इंटेंशनली राजस्थान के साथ ऐसा किया जा रहा है। इंटेंशनली किया जा रहा है, पूंजीपति को फायदा। ठीक है, पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कोयले का आवंटन भारत सरकार पूंजीपति को नहीं, अपने दोस्त। इसलिए ये पूंजीपति को फायदा पहुंचाना बंद जब तक नहीं करेगी, आज गरीब की क्या स्थिति है। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया जवाब उसको पंकज जोशी जी से लेंगे रामनारायण जी, लेकिन क्योंकि पूर्व चीफ इंजीनियर डीपी चरानिया जी भी हमारे साथ बने हुए, वो और बेहतर समझा सकेंगे। डीपी चरानिया जी, ये जो घाटा 15,000 करोड़ का बताया गलत है। 1 लाख करोड़ का घाटा था, अपन बिजली पे डिबेट कर चुके हैं यहाँ पहले बीजेपी राज में। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बात करते हैं। डीपी चरानिया जी हमारे साथ बने हुए। डीपी चरानिया जी, आखिर क्या स्थिति है, क्या मौजूदा हकीकत क्या है? स्थायी शुल्क जो लगाया जा रहा है उसको लेकर भी लोग परेशान हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? आम जन को क्या कभी राहत मिलेगी? क्योंकि लगाते तो ऐसा लगता है कि हाँ 200-250 रुपए का स्थायी शुल्क है, लेकिन वही 200-250 रुपए भी भारी पड़ता है किसी परिवार के लिए।
मीटर के 7,500 रुपए लेते हैं ये लोग। जी सर, मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ, जरा इन लोगों को कहिए जरा चुप रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं उनकी चीज सर। सुनिए। ये लोगों ने जो वास्तविक डेटा है वो किसी ने बात नहीं की है। जी जी। एक्चुअली बात यह कीजिए कि वास्तविक डेटा क्या है। इनकी जो बिजली की चोरी है, भाई आप चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा, इनको कहिए चुप रहे तो मैं बोलूं। सब शांत है सर, आप बोलिए आपको सुन रहे जो हैं। पहले भाई आप बोल लो फिर मैं नहीं बोलूं। सर, कौन बोल रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है, आप कैसे सर, सुन रहे हैं? आप ही सुन रहे हैं। देखिए आपका पहला इश्यू जो है, मैं बोल रहा हूँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ बोलिए बोलिए। पहला इश्यू है बिजली की चोरी का, जो छीजत का जो मापदंड है जी। छीजत का मापदंड होता है कि आपने कितनी बिजली खरीदी और आपने कितनी बिजली बेची, उसको हम कहते हैं AT&C लॉस। ये AT&C लॉस जो है बिजली विभाग के वितरण कंपनियों के करीब 50% है। जयपुर सिटी सर्किल के हमने कैलकुलेट किए और उसका एक व्हाइट पेपर आपके सब MLA को भेजा, गवर्नमेंट को भेजा, वितरण कंपनी को भेजा, नियामक को भेजा। 43.5% जो है जयपुर सिटी सर्किल का AT&C लॉस है। और इसको तो ये तो चोरी आप ही करवाते हो, आपके लोग करवाते हैं, इसमें क्या दोष है जनता का? वो जनता क्यों भुगते हैं इसको भाई? ये लॉस के नाम पे आप बिजली के दाम बढ़ाते हो, आप ये लॉस क्यों भुगते हैं जनता? 50% जयपुर में चोरी हो रही है, बात तो सुन लो। भवर सिंह जी, भवर सिंह जी, एक मिनट, भवर सिंह जी अधिकारी वो तो आपका जयन पैसा वसूली करता है और वो चोरी करवाता है, वो पूरी जनता क्यों भुगते है? सुनिए ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? भवर सिंह जी वो पूर्व चीफ इंजीनियर है सर, वो पूर्व चीफ इंजीनियर है। लोग करते हैं बड़ी बता रहे हैं, जरा सुनिए भवर सिंह जी। 50% भवर सिंह जी कौन कर रहा है? अरे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। अरे हमें बहुत नॉलेज है, बिजली नहीं हमें आया वहाँ का जो सीए ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है वो कह रहा है, ठीक है, सुनते हैं 10 पेज में रिपोर्ट में बोल रहा है कि बहुत चोरी हो रही है, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, हो रही है, लेकिन वो बता चोरी नहीं, इनकी खुद की भी बहुत चोरी है, खुद की भी, डिपार्टमेंट की बहुत भ्रष्टाचार है उसमें। डीपी चरानी जी, ठीक है, डीपी चरानी जी, चोरी जनता का दोस्त थोड़ी है। 50% डिपार्टमेंट की चोरी बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी बोलने दो ना मेरे को। हाँ बिल्कुल सर, बोलिए। अरे बोलने तो दो यार, पूरी बात तो बोलने दो ना। इसमें जो ये 17% और 43% का डिफरेंस है वह है आपकी रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो रही है। जो आपकी रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो रही है उसको ये कहते हैं कि हमारी 100% रेवेन्यू रियलाइज हो रही है। ये सबसे बड़ा घपला है और ये घपला 2005 से चल रहा है। और इस घपले के कारण क्या होता है कि जो करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू रियलाइज नहीं हुई इनकी, उसके एवज में लेते हैं बैंक से ब्याज के ऊपर ऋण, ठीक है, और उस ऋण को डालते हैं कंज्यूमर के ऊपर। तो जो ये 12 रुपए 9 रुपए 8 रुपए की बिजली है, उसमें 4 रुपए करीब ब्याज का है। और वो ब्याज उस ब्याज का है जिसका कि कंज्यूमर से कोई लेना देना नहीं है। जो रेवेन्यू रियलाइज नहीं हुई है और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी नहीं आती है उसके ऊपर जो ये बैंक से ब्याज ले रहे हैं। ठीक है सर, ये आप खुद साफ कह रहे हैं 2005 से घपला चल रहा है, जो किसी हालत में लोड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डीपी चरानी जी, अभी आपने कहा सर, बिल्कुल अहम बात कही, 2005 से घपला चल रहा है। सवाल ये उठता है कि जब घपला चल रहा है, पता है कंज्यूमर के ऊपर क्यों इस भार को डाला जा रहा है? गरीब आदमी क्या करे, आप तो बिल पकड़ा दे रहे हो। लेकिन बेहद अहम बात आपने कही, पंकज गुप्ता जी का रुख करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता है। पंकज जी, समस्या बड़ी है और जिस तरह से घपले का जिक्र यहाँ पर डीपी चरानिया जी कर रहे हैं, 2005 से कुछ चल रहा है, गलत हो रहा है, तो कोई सही करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। भार डाल देते कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि वो क्या करेगा, वो चक्कर काटेगा ऑफिस के और फिर बाद में उसको बिल जमा करना ही है अगर उसका गलत भी आता है तो। सबसे अहम बात है कि ये जो स्थायी शुल्क लिया जा रहा है उसकी जरूरत क्यों है? एक्चुअली मैं उसी के लिए एक बिल लेकर के आया था। आप देखें मात्र 600 यूनिट पे 4315, ये तो विद्युत खर्च, मतलब ये बना 7 रुपए 19 पैसे। इसके ऊपर आप विद्युत शुल्क ले रहे हो, जिस विद्युत शुल्क का क्या है मतलब पता नहीं, 240 रुपए। नगर उपकर, अब नगर उपकर का बिजली के बिल से क्या संबंध है ये समझ नहीं आ रहा, 90 रुपए। इसके अलावा जल संरक्षण उपकर, जल का बिजली से क्या संबंध है, 76 रुपए। इसके अलावा अन्य सैंडरी डेबिट क्रेडिट 76 रुपए, अदर फिर जोड़ दिए। कुल मिलाकर के ये सब स्थायी शुल्क तो आ ही गया 240 रुपए। ये सब होकर के, हाँ स्थायी शुल्क और है, स्थायी शुल्क और है 345 रुपए स्थायी शुल्क।
ये सब होकर के 9 से 10 रुपए पहुंच जाता है। अब ये सब चीजें जोड़ने की जरूरत क्यों है? एक ही मीटर वही सब चीजें, बिजली के बिल में ये सब चीजें क्यों? नगर उपकर का बिजली के बिल से क्या संबंध? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट को जनता क्यों भुगते? जैसे साहब ने बताया अभी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, चोरी, अगर आप 50% चोरी की बात कर रहे हैं तो ये चीज मैं जनता की तरफ से अगर बात करूं, सीधा सीधा अगर मैं देखिए, सरकार को किसी कटघरे में खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को कटघरे में खड़ा होना ही चाहिए आज की तारीख में। अगर मैं एक जज की भूमिका में हूँ और सरकार अगर कटघरे में खड़ी हो तो मुझे पहला क्वेश्चन जनता की तरफ से ये पूछना चाहिए कि अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है और वो किसी भी सरकार के कार्यकाल में, तो मिसमैनेजमेंट क्यों? मुझे उस पैसे को क्यों देना है जो चोरी हो रहा है? आज उन इलाकों में कार्रवाई क्यों नहीं है? आज उन इलाकों में कार्रवाई क्यों नहीं है जहाँ केवल जंपर डाल करके इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है? ये पूरा और सब इनकी नजरों में जिम्मेदारी है, वो तो उन्हीं की जिम्मेदारी ना, आपको मैनेज करना है। अच्छा, फिर आप बात करते हो नए तरह के स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर 20% फास्ट चलता है। अगर आप घर में दूसरा मीटर पैरेलल लगा करके उस पर जांच करें तो 20% फास्ट चलता है, वो इतना तेज भागता है। आप उस तरह से जनता को अगर मैं कहूं तो, अब लूटना शब्द तो बहुत कठिन शब्द हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में हो तो यही रहा है। आप 20% स्मार्ट मीटर के नाम पे आप एक्स्ट्रा ले लेते हो, फिर आप मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। सब कुछ ऐसे एरियाज चिन्हित हैं, ऐसे समुदाय चिन्हित हैं जहां पर पूरे के पूरे एरिया और कॉलोनी में बिजली चोरी हो रही है, लेकिन कोई वो नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती जाकर के उधर रोकें। हम क्यों चुकाएं? हम उस एरिया का पैसा क्यों चुकाएं? रामनारायण जी, आपने सुना पंकज जी ने क्या किया और ये हकीकत है। रामनारायण जी, एक्शन क्यों नहीं होता, कार्रवाई क्यों नहीं होती? चोरी होती है तो होने दीजिए, और उसको आपको कैसे मैनेज करना है तो आप आम जन पर भार डाल दीजिए। अब जिस तरह से एक बिजली के बिल में इतने सारे शुल्क लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि लोगों को आखिर क्या है पैसे हम जो दे रहे हैं, लेकिन बिल पे करना है, मजबूरी है। ये पंकज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्वेता जी, पंकज जी सही कह रहे हैं, लेकिन ये आज से नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम। प्रश्न ये उठता है कि ये सिस्टमेटिक वे से यदि आपका स्टाफ काम करे, उन पे कंट्रोल करे और बिजली उत्पादन में पैसा कम लगे, खर्चा कम लगे, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो इसको काफी कुछ हद तक कम किया जा सके, कोई दो राय नहीं है। और ये भी सही है कि गरीब के ऊपर भार नहीं पड़ना है। आज गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं है, 5-6 साल से स्थिति हो रही है गांव की कोरोना के बाद में, तो ये कहना ठीक है। लेकिन आज जो स्थिति कोयले की हो रही है, बिजली का जिस तरह से संकट आ रहा है, उसका मेन कारण पूंजीकरण की जो नीति भारत सरकार की कोयला नहीं दे रही, मैं उसी को मानता हूं। बाकी जो स्थायी शुल्क बढ़ाया गया है, यदि वो बढ़ाया गया तो गलत बढ़ाया गया, लेकिन ये स्थायी शुल्क आज नहीं बढ़ा है, ये पहले से बढ़ा है और उसके बाद बढ़ा है कहीं। उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये कम किया जा सकता है। ये बिल्कुल पंकज जी सही कह रहे हैं, इसको कम करना चाहिए। यदि कोई इस तरह का स्थायी शुल्क है, हम पेट्रोल में जिस तरह से सेस लगी है भारत सरकार के द्वारा, रोड टैक्स, ये टैक्स, ये एक नीति चल गई है जनता से पैसा वसूल करने की। सरकार कोई सी भी हो, पेट्रोल में जिस प्रकार से भारत सरकार ने पैसा लगा रखा है, तो अटल जी सही कहते हैं। अटल जी कहते हैं जिस देश की संपत्तियां बिक्री है उस देश में उस सरकार को जिंदा रहने का अधिकार। पंकज जी, उससे पहले भी सवाल केंद्र पर उठा था कि अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या है श्वेता जी, मैं अब आपके सामने कुछ खुलासे करता हूं। रामनारायण जी जो हैं वो जो है इस संसद के जो हैं सदस्य हैं, जिसमें कल बहस होगी, जिसमें मंत्री जी जवाब देंगे, और मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहूंगा, बहुत सीनियर जो है वो हैं, और चिरानिया जी जो है उस संस्था के जो है बड़े जो है चीफ इंजीनियर हैं। पहली बात मुझे बताइए कि जो खदान राजस्थान सरकार को अलॉटमेंट की हुई है, उसमें पिछले सालों से लेकर के 2013 से लेकर के, उससे पहले 2000 मतलब ये 8 से लेकर के 13 तक, और उसके बाद में 19 से लेकर के 18 मतलब राष्ट्र से लेकर के और 21 तक कौन खदान कर रहा है? अभी सरकार किसकी है? और उससे खदान से कितना शॉर्ट कोयला आया? उस खदान का जो कैलोरीफिक वैल्यू थी उसकी कितने दिन जांच की गई? उसकी रिपोर्ट जो है आपने उत्पादन निगम को कब भेजी? पहली बात। उसके अंदर दूसरी बात, आपने जो 5600 करोड़ रुपए जिसका एमओयू 2008 में किया था, जो ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा करके जो आपने प्लांट लगाए थे, उसमें प्लांट से जो कोयले से बिजली नहीं बनी थी, 5600 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ कोयले का, उस कोयले के नुकसान के लिए मुझे बताइए कि कौन जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था? वक्त भी खत्म, सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ रहा था? सुप्रीम कोर्ट में बताता हूं, मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो नहीं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो है 5200 करोड़ रुपए 5600 करोड़ रुपए का जो केस था, वो जो है अभिषेक मनु सिंघवी जो है, जो ये पार्टनर कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि इनके मित्र हैं, उनके द्वारा लड़ा गया, और हमारी तरफ से
उसको भेजा गया। मैंने बोला आपके बीच में, मैं नहीं बोला, देखिए ये गलत चीज है, प्लीज एक बार नहीं बोले। और मैं बता रहा हूं आपको, प्लीज देखिए बेशर्मी मत करिए, ये बेशर्मी मत करिए आप, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये क्या तरीका है गलत? न्याय के ऊपर प्रश्न लगाएंगे, ये क्या बिल्कुल बेहुदी हरकतें आपके चैनल पे सीजर को कहेंगे, ये हटाइए सीजर को, नहीं चैनल पे सीजर को कहेंगे, मुझे बताइए सीजर को कहेंगे, सीजीआई जो आपके बीजेपी का राज्यसभा सदस्य बन गया, उसी ने निर्णय दिया, सीजीआई आपसे मिला हुआ था, देश की कोर्टों के सामने कोर्टों के सामने न्यायपालिका देश की न्याय प्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं। देश की न्याय प्रणाली पर सीजीआई कैसे मेंबर बना राज्यसभा? अरे मुझे बताइए ना, बताओ देश को, कैसे होगा? बताओ ना देश को सीजीआई मेंबर कैसे बना? अच्छा सीजीआई इसलिए बना, कैसे बना राज्यसभा में? इसीलिए बना, आपकी जांच कराते हैं, रशिया से करा लेते हैं, क्या नॉर्थ कोरिया से कराते जांच? नहीं, क्या जेएनयू से कराते हैं, क्या जेएनयू से कराते जांच उसकी? अडानी के पक्ष में बेशर्मी करते हैं, फैसला सरकार के पक्ष में नहीं। बात कर रहे हैं ना, उसी पे बात कर रहे हैं। क्या बात है? हम यहाँ बैठ के आरोप लगाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। आरोप नहीं लगाएंगे, 7 फैसले अडानी के पक्ष में दिए, इनको जो है न कार्यपालिका मंजूर है न न्यायपालिका मंजूर है। सुनिए एक मिनट, क्या देश की न्याय व्यवस्था का हाल क्या हो रहा है? चलिए भंवर जी बोल लिया ना आपने, आप कह रहे हैं ठीक है कि सात फैसले उस पे नहीं जा रहे ना, अडानी के पक्ष में हुए सर। अगर हम एक अडानी को लेकर बैठ जाएंगे सर तो अरे तुमने तो लोग हत्या करी कोर्ट में, तुमने तो हत्या करी कलकत्ता में, जिनके फैसले हुए भाई, तुमने तो हत्या करी यार, किसकी बात कर रहे हो? लेकिन आम जन को नहीं समझ में आता कि आंकड़ों को लेकर क्या है। मैं यही कह रहा हूं, मतलब घर में बैठा जो आदमी जिसके पास बिजली का बिल है, ये बीच में बोलकर नहीं मानते। मैं बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए ना, मैं सुनाता हूँ, मैं सुना देता हूँ मैडम। एक मिनट, पंकज जी बता रहे हैं, आप बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे, सवाल हम उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश की अगर हम बात कर ले, दूसरे राज्यों की बात कर ले, आम जन को तो इतना है कि भाई हमें थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। वापस मुद्दे पे ला रहे थे ना, वापस मुद्दे पे ला रहे थे। सीजीआई अगर राज्यसभा का मेंबर बीजेपी का बनता है, इससे ज्यादा बदतर स्थिति क्या होगी देश की? एक मिनट ठीक है, चरानिया जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। चरानिया जी, सवाल देखिए सरकारों पर उठाया जाए, कितने करोड़ का किसको फायदा या नुकसान पहुंचा जा रहा है, इस पर हम बात करें क्यों? हम इस पर चर्चा करके सिर्फ वक्त ही बर्बाद करेंगे सर। मैं आपको जी आप फिक्स चार्जेस के ऊपर बात कीजिए, मैं आपको बताता हूँ जी। हमने इनकी जो टैरिफ की पिटीशन थी 19-20 की, आप सुने, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सुना रहा हूँ आपको जी। इनकी 19-20 की टैरिफ पिटीशन पे मैंने प्रश्न उठाया था कि भाई ये फिक्स चार्जेस किस बात के लेते हो, तो तीनों वितरण कंपनियों ने जवाब दिया मेरे को कि नियामक आयोग देता है इसलिए लेते हैं, इनके पास में कोई भी ग्राउंड नहीं था। इन्होंने कहा नियामक आयोग देता है इसलिए लेते हैं। हमने नियामक आयोग से पूछा कि भाई आप क्यों देते हो, नियामक आयोग इस पे चुप रहा। इसके बाद में उन्होंने जो आदेश निकाला उसके अंदर उसके ऊपर चुप रहा और 110% तक इन्होंने फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए। हमने रिव्यू पिटीशन लगाई, उस पर जो नियामक आयोग चुप रहा और इसके बाद में इन्होंने मल्टी ईयर टैरिफ लगा दी 2020 से 2024 की और उस पर फिक्स चार्जेस बढ़ाने का प्रोविजन दिया हुआ है। हमने उसके ऊपर एक रिट पिटीशन लगा दे किया हाई कोर्ट में, उसका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो ये पोजीशन है इनके फिक्स चार्जेस की है। ठीक है, फिक्स चार्जेस कभी भी रेवेन्यू जो आपका एक फिक्स जो खर्चा होता है उसके ऊपर होना चाहिए। 2001 के अंदर नियामक आयोग ने जो मीटर रेंट था और स्थायी शुल्क था उनको दोनों को कंबाइंड करके फिक्स चार्जेस लगाए थे। ठीक है सर, उस टाइम में उसको नॉमिनल लगाया था, मिनिमम चार्जेस। ठीक है, पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे इस पे। ठीक है, चलाने जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे पंकज जी। हाँ देखिए चिरानिया जी फिक्स चार्जेस को छोड़िए, मैं दो बात कहता हूं। सरकार कहती है कि हमारी प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 रुपए 35 पैसे हैं। जब आपके प्लांट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 रुपए 35 पैसे हैं और आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन से जो बिजली परचेज करते हैं उसका एग्रीमेंट 2 रुपए 77 पैसे और 2 रुपए 78 पैसे में कहते हैं, तो 2 रुपए 77 पैसे और 2 रुपए 78 पैसे में जो बिजली दे रहा है आपको, इसका मतलब उसका भी उसमें प्रॉफिट पोर्शन इससे शामिल है, जबकि आपका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 4.35 बैठ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपकी वेरिएबिलिटी कॉस्ट के ऊपर
जो है आपका कोई बेसिकली जो है कैलकुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात एक और कहता हूं मैं, सोचा सबसे बड़ी बात कहता हूं कि आपने कहा कि बिजली चोरी, इन्होंने भी कहा बिजली चोरी। मुझे बताइए बिजली चोरी में सरकारी कंपनियों के ऊपर जो विजिलेंस है वो विजिलेंस किसकी है? क्या राजस्थान पुलिस की विजिलेंस नहीं है? क्या एसपी की तनख्वाह जो है वो डिपार्टमेंट नहीं देता है? क्या डीवाईएसपी की तनख्वाह वहां से नहीं देता है? क्या एसएचओ की तनख्वाह जो है डिपार्टमेंट नहीं देता है? तो मुझे बताइए कि पुलिस करती क्या है वहां पर जाकर के? केवल जो है लूट खसोट करने का साधन बनती है और उनके साथ मिलकर के काम करती है। आपके राज में भी था, वो आपके राज में भी था, उनके राज में भी है, कौन सा राज में नहीं था? अरे तो भाई ये तो मुख्यमंत्री खुद है ना, हमारे राज में तो ध्यान चलेगा। श्वेता जी मैं आपको बताना चाहूँ, एक मिनट, कौन सा बदलाव आप बताइए ना, अभी सरकार, ठीक है सुनिए सर, मैं आपको आपके राज के डेटा दे सकता हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार सबके राज में, लेकिन पंकज जी आपके राज में कैसे स्थिति बेहतर थी? हाँ, इससे बेहतर थी। अगर भविष्य में देखा जाए, देखिए चुनाव भी होंगे, ठीक है ना, क्या आप लोग पहले कम कर देंगे? देखिए मैं कहता हूं, हाँ बिल्कुल कम कर देंगे। मैं आपको दो चीज बताता हूं। सबसे पहले चिराने जी जो कह रहे थे कि फिक्स कॉस्ट का जो इंटरेस्ट बर्डन है, सरकार का इंटरेस्ट बर्डन, मुझे बताइए, मैं चिराने जी को बहुत ईमानदारी से कहता हूं और मेरा एड्रेस देख कहता हूं, चिराने जी मैं आपको प्रूव नहीं कर पाया तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। मुझे बताइए कि 2008 के बाद में, 2 मिनट सुन जाइए, देखिए मैं आपके पीछे नहीं बोला, प्लीज आपके पीछे नहीं बोला, प्लीज आपके पीछे नहीं बोला। 2008 से लेकर के 2013 तक का जो बेसिकली लॉस था और जो आपने लोन लिया था, उस लोन की इंटरेस्ट रेट आपने कितने परसेंट पे लिया था और आज की इंटरेस्ट रेट क्या है? पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या सरकार ने उस पे 1% जो है बैंक गारंटी के नाम से गारंटी कमीशन बैंक ने लिया, वो तो अलग लिया, लेकिन क्या सरकार ने जो गारंटी दी उस पे कमीशन चार्ज नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, फिक्स चार्जेस के ऊपर कई बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो हिडन चार्जेस इतने हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो चिराने जी कह रहे हैं कि आपका मेंटेनेंस वाला मामला, आपकी मेंटेनेंस के अंदर फीडर रिनोवेशन से पहले आपने खुद ने अपने हस्ताक्षर से लिख के दिया कि 7% से लेकर के 9% तक जो है बिजली फीचर जो है उसके ऊपर होती है। मुझे बताइए कैसे स्थिति है? और फिर आप कहते हैं कि इसके बाद हम ऐसा नहीं करते। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं इन सब चीजों को सुधारनी पड़ेंगी, सब चीजों को आप जो है पारदर्शी करनी पड़ेंगी और जब तक आप पारदर्शिता नहीं लेकर के आएंगे, जब तक क्लियरेंस जनता के सामने नहीं रखेंगे, सब तक शायद जो है ये नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। इसलिए रामनारायण जी क्या हम बातें देखिए चुनाव, ठीक है चिरानी जी सुनिए सर, दूसरे मेहमान भी है सर, वापस आपका रुख करेंगे। लेकिन रामनारायण जी देखिए, अभी आपने सुना कि चिरानी जी भी जो बात कह रहे हैं और पंकज जोशी जी भी जो बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे अहम देखिए प्रदेश की जनता के लिहाज से मैं बात कर रही हूं सर, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, अधिकारी क्या करते हैं, क्या तय सरकार करती है, इस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब जनता ये देखती कि हमारे आसपास के राज्य में बिजली इतनी सस्ती मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, आने वाले चुनाव में और दूसरे राज्यों में भी इसका असर नजर आता है। चुनाव के समय में सबसे अहम मुद्दा यही होता है कि आखिर बिजली की दरें कम कैसे करेगी सरकार, क्या बिजली में कोई राहत हमें देगी, क्या अभी से सरकार इसे लेकर कुछ सोच रही है? रामनारायण जी, यह भी 2.5 साल, इससे भी ज्यादा देना पड़ सकता है। देखिए श्वेता जी, सरकार बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार किसी की भी हो, जनता ये चाहती है, हर चुनाव में हर पार्टी के द्वारा ये घोषणा पत्र होता है कि हम बिजली सस्ती देंगे, बिजली चोरी रोकेंगे, सारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कंक्लूजन पे एक ही बात कर सकता हूँ, दोनों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सरकार को इसके ऊपर बैठ करके विचार करना चाहिए, बिजली सस्ती कैसे मिले, किस प्रकार से कोयले का हमारा स्थायी तौर पे आए, वो केंद्र सरकार दे रही है, किसी प्राइवेट को दे रही है, निजी को दे रही है, इस सारी बातों को अलग रख करके हमें परमानेंट एक सिस्टम बनाना चाहिए ताकि हमारी बिजली गरीब को सस्ती मिले। बहुत से गरीब ऐसे हैं जो महीने के 100 रुपए नहीं चुका सकते, इसलिए बिल्कुल सही है आपके जो भी आपने जो रखा। एक्चुअल जो हालत है, आज कटारिया जी पूछ रहे हैं कि स्थायी शुल्क क्यों, तो उनके राज में नहीं था। बिल्कुल मतलब ये विपक्ष में आके तो पूछते हैं, जैसे पहले गैस के लिए बोल रहे थे, गैस बहुत महंगी, आज बहुत सस्ती है, देखो फ्री में दे रहे हैं ना लोगों को, घर में आराम से फ्री में मिलती है, पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता कर दिया इन्होंने मोदी सरकार में। ये लोग बोलते कुछ हैं, इनकी खुद की हालत यही है कि इतनी चोरी इनके राज में थी, इतनी लूट थी बिजली की और इतना भ्रष्टाचार था। मैं आपको कहता हूं, डायरेक्ट वो गुप्ता जी देखते थे इसको, बिजली डिपार्टमेंट को, खरीदारी वो करते थे, सीएम का सीधा इंटरफेयर रहता था, नीचे वालों को तो पता ही नहीं होता क्या होता है भाव, उसके 17 रुपए यूनिट बिजली खरीदना, इसका मतलब घपला नहीं है, घपला नहीं, तो घाटा नहीं जाएगा क्या, घाटा नहीं जाएगा क्या आम जन को आज बिजली सस्ती
सस्ती जो मिलनी चाहिए वो इसीलिए नहीं मिल पाती। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ऊंचे स्तर पर है, कोई नीचे स्तर पर नहीं है, ऊंचे स्तर पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज 2.5 रुपए में पानी में बिजली बनती है और नियामक आयोग जो कर रहा है ना, उसको सीए की जो रिपोर्ट जाती है जिसके आधार पर रेट बढ़ाने की बात करता है, वो 10 पेज में ऑब्जेक्शन लिखता है, नियामक आयोग उसको नहीं देखता है, वो प्राइवेटों के साथ मिलीभगत करके रेट बढ़ा देता है, बस और कुछ नहीं है काम। मिलीभगत दूसरों को फायदा पहुंचाने की ऐसा करते हैं और ये जो भारत है वो आम जन पर लूट रही है, हालत यही हो रही है, बिजली का बिल भरता रहता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। रामनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे अहम देखिए यही है, बिजली का करंट है, इंतजार आमजन यही करता है कि थोड़ी राहत मिल जाए। कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है, यहाँ पर लोगों के आय नहीं रह गई, आय का साधन नहीं रह गया, लेकिन बिजली की दरें लगातार बढ़ती जा रही, स्थायी शुल्क अलग से लगाया जा रहा है, एक एक पैसा लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं कुछ लग रहा है कि जा रहा है तो वो बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है उसमें आपको देना पड़ता है और आमजन समझ नहीं पाते कि इतने सारे शुल्क आखिर लगाया क्यों जा रहा है। कहीं पर नुकसान होता है, उसकी भरपाई आमजन से की जाती है। आने वाले वक्त में चुनाव में भी, हालांकि कई राज्यों में चुनाव है, ये बेहद अहम मुद्दा बना हुआ है और अगर चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, तो सरकार से उम्मीद आमजन यही करता है कि जो हमें बिजली में आराम दे, राहत दे, हम तो उसी के साथ जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या इसे लेकर भी सरकारें गंभीर होंगी, आने वाले वक्त में कुछ राहत दी जाएगी या सिर्फ चर्चा होगी, बहस होगी और जस के तस मार जो है वो आम जन पर पड़ती रहेगी, सोचने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।